दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, आज इस वीडियो में कुछ ऐसी ज़बरदस्त खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आप मोर की तरह नाचने लगोगे। आप कहोगे कमाल भाई बस ऐसे ही वीडियो बनाया करो, देखकर मजा आ जाता है। 1 मई को बॉलीवुड की 2 फिल्में रिलीज हुई थी, सीनियर कल्लू भाई की रेड 2 और प्लास्टिक की दुकान मौनी रॉय की भूतनी। भूतनी ने गजब का बिजनेस किया भाई साहब, जबरदस्त बिजनेस किया। भूतनी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। भूतनी जिस थिएटर पर लगी थी वहां पर इतनी भीड़ आ गई कि दंगे हो गए भाई साहब। पुलिस को बुलाना पड़ा, लाठी चार्ज हुआ, तब जाके कहीं पब्लिक कंट्रोल में आई। जो लोग आए थे उनका यह कहना था कि देखो भाई, मौनी रॉय इतनी बड़ी सुपरस्टार है कि अगर हमने उसकी फिल्म नहीं देखी तो हमारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। और इतनी जबरदस्त, इतनी बड़ी ओपनिंग लेने के बाद इस फिल्म ने पहले दिन बिजनेस किया 50 लाख रुपए का। कितना भाई साहब? 50 लाख रुपए का। जबकि 1 मई को हॉलीडे था, हॉलीडे पर इस फिल्म ने 50 लाख रुपए का बिजनेस किया। और दूसरे दिन फ्राइडे को इस फिल्म ने बिजनेस किया 40 लाख रुपए का। यानी कि 2 दिन का बिजनेस हुआ 90 लाख। इसका मतलब यह हुआ कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा 2 से 3 करोड़ रुपए। इसका मतलब यह हुआ कि जो इस फिल्म का निर्माता है उसको शेयर मिलेगा मैक्सिमम 1.5 करोड़ रुपए का। और जो इस फिल्म का म्यूजिक बना है उसका बजट है 1.5 करोड़ रुपए। यानी कि जो इस फिल्म को बनाने में पैसे लगे 30 करोड़ रुपए, उनको भूल जाइए। जो पीएनए लगा 5 करोड़ रुपए का, उसको भी भूल जाइए। बस जो पैसा म्यूजिक बनाने पर लगा था वही रिकवर हुआ है। बताओ, ये है बॉलीवुड वाले। आप सोचो, इनकी अकलमंदी सोचो, ये किस तरह का बिजनेस करते हैं। और अगर आपको याद हो तो इस फिल्म का जो प्रोड्यूसर है दीपक मुकुट, उसने इस फिल्म के रिलीज होने से पहले कहा था कि मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि ये फिल्म 150 करोड़ रुपए का बिजनेस करेगी, क्योंकि मैं जीनियस आदमी हूं, मुझे पता है कौन सी फिल्म चलने वाली है, कौन सी नहीं चलने वाली। ऐसे ऐसे जीनियस है बॉलीवुड में। आप सोचिए, ये वो जीनियस है जिनको ये भी नहीं पता कि बेर की किधर होती है। आप यकीन कीजिए कि पूरे बॉलीवुड का बिजनेस सिर्फ 2 चीजों पर चलता है। एक ये कि कहीं से कॉपी करनी है, और दूसरा ये कि तुक्का मारना है। भाई 10 फिल्में बनाएंगे, 10 फिल्मों में से एक फिल्म हिट हो ही जाएगी। और अगर एक हिट हो गई तो जो कॉर्पोरेट वाले हैं वो मान लेंगे कि हाँ, जिस हीरो की ये फिल्म हिट हुई है वो बहुत बड़ा सुपरस्टार है। 10 में से एक अगर हिट हो गई, यानी कि 100 में से अगर 10 फिल्में हिट हो गई तो बॉलीवुड सुपर हिट है। जबकि एक बच्चा भी 33% के नीचे फेल हो जाता है, लेकिन बॉलीवुड वाले फेल नहीं होते। और ये बॉलीवुड वालों की गलती नहीं है भाई साहब। हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े चूतिया पड़े हैं, इतने बड़े बड़े चूतिया पड़े हैं कि कोई भी फिल्म बना दो, कोई भी फिल्म रिलीज कर दो, उसी फिल्म को देखने चले जाएंगे। और कुछ लोग तो इतने बड़े चूतिया हैं कि एक्टरों के इतने बड़े फैन हैं कि वो कहते हैं कि वो हमारे भाई हैं, हमारे बाप हैं, हमारे दादा हैं, हमारे बिना तो वो जिंदा रह ही नहीं सकते। हालांकि वो ये नहीं जानते कि चूतिया कहां रहते हैं। आप मुझे बताइए, मौनी रॉय की फिल्म 2-2.5 करोड़ का बिजनेस भी क्यों करेगी? हकीकत यह है कि किसी एक आदमी को भी इस फिल्म को देखने नहीं जाना चाहिए था, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि चूतियों की कमी नहीं है, चूतिया हैं और फिल्म देखने गए। 1 मई को दूसरी फिल्म रिलीज हुई थी रेड 2। रेड 2 ने पहले दिन बिजनेस किया 17 करोड़ रुपए का, लेकिन जो इस फिल्म के निर्माता हैं उन्होंने दिया 20 करोड़ रुपए, यानी कि 3 करोड़ रुपए बढ़ाए। और ये कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो दूसरा प्रोड्यूसर है दिनेश विजन, वो तो सीधा ही डबल देता है। अगर उसकी ये फिल्म होती तो वो 17 करोड़ रुपए का 35 करोड़ देता। तो जहां दिनेश विजन डबल कलेक्शन देता है, अगर वहां रेड 2 के बनाने वाले सिर्फ 3 करोड़ रुपए बढ़ा रहे हैं पर डे, तो ये कुछ ज्यादा नहीं है। दूसरे दिन इस फिल्म ने बिजनेस किया 10 करोड़ रुपए का, निर्माताओं ने दिए 13 करोड़। कहने का मतलब यह है कि जो इस फिल्म का रियल वीकेंड बिजनेस होगा वो तकरीबन 50 CR होगा, लेकिन जो निर्माता है वो बताएंगे तकरीबन 65 CR। इसका मतलब यह हुआ कि निर्माताओं ने अभी से ये तैयारी कर ली है कि वो इस फिल्म को 100 करोड़ क्लब की फिल्म घोषित करेंगे। और आज भले ही दूसरे एक्टरों की फिल्में 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़ का बिजनेस कर रही हो, अगर सीनियर कल्लू भाई की फिल्म 100 CR का बिजनेस भी कर लेती है तो ये बिजनेस बहुत बड़ा माना जाएगा, इस फिल्म को हिट माना जाएगा। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि अजय देवगन ने इस फिल्म को करने के लिए 70 CR लिए हैं। और जो इस फिल्म के निर्माता हैं भूषण कुमार साहब, उनका यह कहना था कि यह फिल्म 200 करोड़ रुपए के नीचे बिजनेस कर ही नहीं सकती, 250 करोड़ का तो कर सकती है,
150 करोड़ का नहीं कर सकती। लेकिन अब जबकि ये फिल्म 80 to 90 सीआर का बिजनेस करेगी तो भूषण साहब बताएंगे तकरीबन 120 सीआर, और भूषण साहब इस फिल्म को हिट घोषित करेंगे। जुबा केसरी अजय देवगन की इसमें प्रॉब्लम नहीं है भाई। अगर निर्माता की फिल्म फ्लॉप है और निर्माता उस फिल्म को हिट बताना चाहता है तो हीरो क्या करे। सूरज पंचोली की फिल्म आ रही है केसरीवीर। इस फिल्म का टीजर रिलीज हुआ था, मैंने आपको बताया था कि टीजर अच्छा है, जो इस फिल्म में सूरज का लुक है वो भी अच्छा है, और अब इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है वो भी अच्छा है। सूरज बहुत अच्छा दिख रहा है। ये एक एक्शन फिल्म है और उस वक्त की कहानी है जब बाहर के राजा हिंदुस्तान पर आक्रमण किया करते थे, मंदिरों को लूटा करते थे। जब किसी विदेशी आक्रमणकारी ने हिंदुस्तान के सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था, उसको लूटने की कोशिश की थी, उस वक्त में हिंदुस्तान के एक वॉरियर ने उसको बचाया था, और यही कहानी है। और मेरे ख्याल में इस कहानी पर बनने वाली फिल्म हमारे हिंदू भाई बहनों को पसंद आएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म अच्छा बिजनेस कर सकती है। भाई साहब, अगली खबर तो बहुत जबरदस्त है, लेकिन वो मैंने आपसे कहा था ना, चैनल सब्सक्राइब कर लो। अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 का टीजर रिलीज हुआ है और ऐलान कर दिया गया है कि ये फिल्म 6 जून को रिलीज होने वाली है। लेकिन इस बार की जो हाउसफुल है उसकी कहानी ये है कि कोई एक किलर है और उसको ढूंढा जा रहा है कॉमेडी के साथ। आप सभी जानते हैं कि आज की तारीख में शायद किलर की कहानी पर फिल्म नहीं चल सकती। उसकी वजह यह है कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे ही फिल्म का पहला शो चालू होगा वैसे ही पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि किलर कौन है। तो जब यही पता चल जाएगा कि किलर कौन है तो फिर उस फिल्म को देखने में क्या मजा आएगा, उस फिल्म को पब्लिक क्यों देखने जाएगी। हालांकि टीजर से पता चलता है कि फिल्म कलरफुल है, फिल्म में म्यूजिक भी है, एंटरटेनमेंट भी है, कॉमेडी भी है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि यह डिपेंड करेगा पब्लिक पर कि क्या वाकई ही पब्लिक इस फिल्म को देखने जाएगी जबकि उनको पता होगा कि किलर कौन है। ये तो आप सभी जानते हैं कि बुढ़ऊ की फिल्म भगंदर बहुत बड़ी डिसास्टर हो गई है। इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस हुआ है 65 सीआर, और ये बुढ़ऊ की लाइन से फ्लॉप होने वाली 10वीं फिल्म है। तो अब आप खुद ही सोच लीजिए कि अगर एक हीरो की लाइन से 10 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं तो इसका मतलब यह है कि उसका कैरियर खत्म हो गया है, उसकी फिल्म किसी को देखनी नहीं है, वो जबरदस्ती का हीरो है। और पिछली 2-3 फिल्में तो इतनी खराब थी जिनको किसी भी हालत में नहीं देखा जा सकता। वो भले ही भगंदर हो, वो भले ही किसी का हाथ किसी की टांग हो। जब फिल्म भगंदर रिलीज हुई थी तो उसी वक्त एक और फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया था जिसका नाम है गंगा राम। बताया जा रहा था कि उस फिल्म में संजय दत्त और बुढ़ऊ दोनों साथ में काम करेंगे, और मैंने उसी वक्त कहा था कि यह पोस्टर इस फिल्म के निर्माता ने रिलीज किया है। दोनों हीरो को इस फिल्म के बारे में कुछ पता नहीं है, और आज की तारीख में बुढ़ऊ संजय दत्त के साथ फिल्म करेगा ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बुढ़ऊ को पता है कि संजय दत्त का कैरियर पूरी तरह खत्म हो चुका है। संजय दत्त की तो कोई फिल्म देखने नहीं जाता, तो जाहिर सी बात है जब बुढ़ऊ की भी कोई फिल्म नहीं देखने जा रहा है और संजय दत्त की भी कोई फिल्म नहीं देखता है तो वो फिल्म कैसे चलेगी। और अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि वाकई ही वो पोस्टर फिल्म के प्रोड्यूसर ने ही रिलीज किया था। ना ही तो संजय दत्त उस फिल्म को कर रहा है, ना ही बुढ़ऊ उस फिल्म को कर रहा है, यानी कि वो फिल्म नहीं बन रही है। हो सकता है कुछ नए एक्टरों के साथ उस फिल्म को बनाया जाए। लेकिन बुढ़ऊ एक और फिल्म कर रहा है जिसको डायरेक्ट कर रहा है अपूर्वा लाखिया। अपूर्वा लाखिया कौन है? अपूर्वा लाखिया वो डायरेक्टर है जिसकी पिछली 3 फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हैं। एक फिल्म तो इसने रामचरण के साथ बनाई थी जिसका नाम था जंजीर, सुपर डुपर डिसास्टर रही थी। दूसरी इसकी फिल्म थी मिशन इस्तांबुल, सुपर डुपर डिसास्टर रही थी। तीसरी फिल्म इसने बनाई थी दाऊद इब्राहिम की बहन की कहानी पर, वो भी सुपर डुपर डिसास्टर रही थी। किसी को यह भी नहीं पता कि वो फिल्म कब रिलीज हुई थी। कहने का मतलब यह है कि ये बहुत ही वाहियात किस्म का डायरेक्टर है, इसको डायरेक्शन का डी भी नहीं आता। और अगर आपको याद हो तो हिंदुस्तान और चाइना के जवानों के बीच में एक झड़प हुई थी गलवान घाटी में, बस उसी पर आधारित है इस फिल्म की कहानी। बुढ़ऊ के साथ इस फिल्म में और भी 2 हीरो होंगे। तो बुढ़ऊ ने पहले मीजान जाफरी को कॉल किया कि भाई तू इस फिल्म को कर ले, उसने मना कर दिया कि सर मैं तो फिल्म नहीं करूंगा। फिर बुढ़ऊ ने वीर पहाड़िया को कॉल किया कि भाई साहब आ जाओ मेरे साथ ये फिल्म करो, उसने भी कहा कि सर मुझे आपके साथ फिल्म नहीं करनी, मेरा कैरियर तो वैसे ही शुरू नहीं हुआ, आपके साथ फिल्म करूंगा तो बर्बादी हो जाएगा, तो मुझे अपना कैरियर बर्बाद नहीं करना। इसके बाद बुढ़ऊ ने कुछ और एक्टरों को भी कॉल किया और उन्होंने भी मना कर दिया। तो इसके बाद बुढ़ऊ ने यही सोचा कि जो उसके कैंप के लड़के हैं उनको इस फिल्म में लिया जाए। तो अगर आपको याद हो तो सोनाक्षी के पति जहीर को बुढ़ऊ ने ही लॉन्च किया था और उस पहली ही फिल्म के साथ उस बेचारे का कैरियर खत्म हो गया था, तो अब उसको इस फिल्म में लिया गया है। अरबाज खान का बेटा अरहान भी अच्छा दिखता है और बुढ़ऊ उसको भी इस फिल्म में लॉन्च कर रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो बुढ़ऊ का मैनेजर है जॉर्डी, उसका दोस्त है अपूर्वा लाखिया। तो ये जो गोटियां फिट की है ये एक्चुअली जॉर्डी ने फिट की है
और 100% जॉर्डी ने 2-4 करोड़ रुपए का कमीशन खाया होगा। बिना कमीशन खाए तो वो ऐसा करेगा नहीं। कहने का मतलब यह है कि जॉर्डी ने पूरा इंतजाम कर दिया है कि बस इस फिल्म के साथ बुढ़ऊ का कैरियर पूरी तरह तहस नहस हो जाए, बुढ़ऊ का कैरियर ऐसा खत्म हो जाए कि जिंदगी में दोबारा बुढ़ऊ कोई फिल्म ना बना सके। बहुत लोग ये भी पूछ रहे हैं कि भाई जब बुढ़ऊ की कोई भी फिल्म चलती ही नहीं है, बुढ़ऊ की हर फिल्म फ्लॉप होती है, तो अब कौन निर्माता है जो अपने पैसे बर्बाद करने के लिए आ गया है, बुढ़ऊ की फिल्म पर लगाने के लिए आ गया है। आप सभी जानते हैं कि बुढ़ऊ अनंत अंबानी का बहुत अच्छा दोस्त है और यही वजह है कि बुढ़ऊ ने अब अनंत से रिक्वेस्ट की है कि भाई साहब जियो को बोलो मेरी इस फिल्म को प्रोड्यूस कर दे, तो जियो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है। कहने का मतलब यह है कि जियो के जो भी 200-250 करोड़ रुपए इस फिल्म पर लगेंगे वो गटर में गए, अभी से गए, बात खत्म। कमल हासन की एक फिल्म आ रही है ठग लाइफ। इस फिल्म का टीजर रिलीज कर दिया गया है और ये देखकर मैं कह सकता हूं कि ये वैसी ही फिल्म है जैसी कि सभी बूढ़े एक्टरों की फिल्म हुआ करती है। तो कमल हासन गंदे से कपड़े पहने हुए हैं और एक बहुत ही गंदा सा शॉल ओढ़ा हुआ है और खड़ा है, और सामने से भाई साहब 8-10 गुंडे आ रहे हैं जो दानव जैसे हैं, उनके हाथों में हथियार है और कमल हासन निहत्ता खड़ा है और कह रहा है कि भाई आ जाओ। कमल हासन के पास ये गुंडे आते हैं, कमल हासन एक हाथ ऐसे करता है और भाई 2 गुंडे हवा में उड़ जाते हैं, फिर दूसरा हाथ ऐसे करता है, 2 गुंडे यहां से हवा में उड़ जाते हैं, फिर सामने ऐसे करता है, 4 गुंडे सामने से हवा में उड़ जाते हैं। भाई साहब जैसे सारे बूढ़े एक्शन क्या करते हैं, जितने भी बूढ़े एक्टर हैं इनसे हिला डुला जाता नहीं। अगर कोई एक भला सा आदमी एक चमाट मार दे तो चक्कर खाकर नीचे गिर पड़े और 1 हफ्ते तक होश में नहीं आए। लेकिन भाई साहब फिल्म में ये बहुत बड़े वॉरियर दिखाए जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि ये कौन चूतिया लोग हैं जो इनकी ऐसी फिल्में देखते हैं, और मेरी समझ में ये भी नहीं आता कि बूढ़े एक्टर एक्शन फिल्में क्यों करते हैं जब इनको पता है कि ये सही से उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, इतने बूढ़े हो चुके हैं। और ये तो आप सभी जानते हैं कि जितने भी साउथ के डायरेक्टर हैं उनको काली पीली फिल्में बनाने का बहुत शौक है, एकदम डार्क फिल्म बनाते हैं, वैसी ही डार्क फिल्म ये है। जितने भी साउथ के डायरेक्टर हैं 2 चीजों पर बहुत ही जोर देते हैं। एक तो ये कि सभी के कपड़े बहुत ही गंदे होने चाहिए, बहुत ही गंदे दिखने चाहिए, ऐसे दिखने चाहिए कि 2-3 साल से नहाए भी नहीं है, और पूरी फिल्म डार्क होनी चाहिए, एक्शन बहुत जबरदस्त होना चाहिए, 100-100 गुंडे हवा में उड़ने चाहिए। अब ठीक है, जब साउथ के दर्शक ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं तो वो ऐसी ही बनाते हैं, क्योंकि जो साउथ के दर्शक हैं उनका इतना ही IQ है। अरे भाई साहब अगली खबर तो मैं बताऊंगा आपको, लेकिन यार कर लो ना, सब्सक्राइब कर लो। पहले तो आप ये जान लीजिए कि कुछ सालों पहले अजय देवगन की एक फिल्म आई थी रेड, उसी का सीक्वल है ये। और जब ये फिल्म शुरू होती है तो पहला सीन बहुत ही अच्छे से शूट किया है डायरेक्टर ने, और इसके बाद डायरेक्टर कहानी को बड़े ही अच्छे तरीके से अनफोल्ड करना शुरू करता है। तो बताया जाता है कि अजय देवगन एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, बहुत ही ईमानदार है, और यही वजह है कि उसका 70-75 बार ट्रांसफर हो चुका है। अजय देवगन अपनी टीम के साथ राजस्थान में एक बहुत बड़े आदमी के महल पर छापा मारता है और इसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसी बीच अजय देवगन की पत्नी प्लास्टिक की गुड़िया वानी कपूर, जो लड़की कम लड़का ज्यादा दिखती है, उसका इंट्रोडक्शन होता है। अब क्योंकि अजय का ट्रांसफर हो गया है तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, और उसी वक्त में एक गाना फिल्माया गया है जो अजय देवगन पर है, अजय देवगन की वाइफ पर है और अजय देवगन की बच्ची पर है। ना ही तो गाने की धुन अच्छी है, ना ही अल्फाज अच्छे हैं, लेकिन गाने को बहुत ही सुंदर तरीके से पिक्चराइज किया गया है। गाने में इमोशन दिखाया गया है, फैमिली का प्यार दिखाया गया है, और इसके बाद इंटरवल हो जाता है। यहां तक कि फिल्म बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखते हुए मजा आता है। इंटरवल तक कोई भी ऐसा सीन नहीं है जिसको देखकर आप ये कहोगे कि यार ये सीन क्यों है, या जिसको देखकर आप बोर हो जाओगे। यही वजह है कि डायरेक्टर से बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती है और लगता है कि भाई सेकंड हाफ तो बहुत ही कमाल का होने वाला है और ये फिल्म तो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। अब सेकंड हाफ शुरू होता है और तमन्ना फैली हुई का गाना आता है, जो बहुत ही वाहियात किस्म का गाना है, बहुत ही घटिया गाना है। ये गाना फिल्म में ना होता तो ज्यादा अच्छा होता। इसके बाद कुछ और सीन जाते हैं और जो पहला हाफ देखकर आपकी उम्मीदें बंधी होती हैं, उन पर बर्फ की बाल्टियां उड़ेल दी जाती हैं, बिल्कुल उन उम्मीदों को ठंडा कर दिया जाता है। अब पूरा सेकंड हाफ यही है कि इनकम टैक्स का पूरा डिपार्टमेंट रितेश देशमुख के पीछे पड़ा है, जो एक पॉलिटिशियन है, बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन है। मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में एक बहुत ही पावरफुल राजनेता है जिसका नाम है गोपाल कांडा, और उसी से प्रेरित होकर रितेश देशमुख का रोल लिखा गया है रेड 2 में। गोपाल कांडा राजनेता बनने से पहले जूतों की दुकान चलाया करता था
और वही रितेश देशमुख इस फिल्म में कर रहा है। अब क्योंकि अजय देवगन तो सस्पेंड हो चुका है, तो कुछ जूनियर आर्टिस्ट आ गए हैं जो इनकम टैक्स ऑफिसर्स बन गए हैं और वो रेड पर रेड मारते जा रहे हैं, रेड पर रेड मारते जा रहे हैं। और पूरी फिल्म में पीछे कमाल का बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है। ब्लैक 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 ब्लैक। बताओ। अब एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी रेड हो रही है और ये देखते देखते दर्शक थक जाते हैं, दर्शकों को नींद आने लगती है। आपको पता ही है जब थिएटर में बैठकर आप सोने लगते हैं तो बीच बीच में आंखें खुलती रहती है, तो आप थोड़ी बहुत फिल्म देखते रहते हैं, थोड़ा बहुत सोते रहते हैं। तो इसी तरह होते होते क्लाइमैक्स आ जाता है और भाई साहब क्या जबरदस्त कॉमेडी क्लाइमैक्स है। आय हाय हाय, मतलब ये उम्मीद ही आपने नहीं की होती कि इस फिल्म का क्लाइमैक्स ऐसा कॉमेडी होगा। फिल्म के आखिरी सीन में डायरेक्टर इस कॉमेडी क्लाइमैक्स को कुछ सुधारने की कोशिश करता है और रितेश की मां को लेकर आता है और एक इमोशनल सीन होता है और फिल्म खत्म हो जाती है। फिल्म जैसे ही खत्म होती है वैसे ही हिंदुस्तान के म्यूजिक को बर्बाद करने वाले छिछोरे, लफंगे, अश्लील हनी सिंह का गाना आ जाता है। मनी 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 मनी। बताओ मुझे, आप बताओ इस गाने की क्या जरूरत थी फिल्म में। अरे भाई एक तो ये गाना कहीं बीच में है नहीं, जब फिल्म खत्म हो गई है उसके बाद है, और वो भी इतना वाहियात गाना है, तो रखना ही क्यों था ये गाना फिल्म में, वो तो बताओ मुझे। फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ही सुस्त है, ढीला है, बोरिंग है, लेकिन फिल्म के डायलॉग्स अच्छे हैं। रितेश बना है दादा भाई, तो जब एक राजनेता कहता है कि यार ये दादा भाई तो हमसे भी बड़ा कमीना निकला, तो उसका साथी उससे कहता है कि आपसे बहुत बड़ा कमीना है, इसीलिए तो बहुत बड़ा मिनिस्टर बना, आप एमपी के एमपी रह गए। अगर आप भी इतने बड़े कमीने होते तो आज आप भी बहुत बड़े मिनिस्टर होते। और फिल्म में इस तरह के डायलॉग्स कई जगह है, यानी कि फिल्म में बताया गया है कि जितने भी राजनेता होते हैं वो कमीने होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, करप्ट होते हैं। और अगर आपको याद हो तो सन्नी देओल की फिल्म जाट में भी ऐसा ही बताया गया है कि जितने भी राजनेता होते हैं वो एक नंबर के कमीने और भ्रष्ट होते हैं। कहने का मतलब यह है कि फिल्म बनाने वाले जाग रहे हैं और ये दुनिया को बता रहे हैं कि जो राजनेता हैं वो किस तरह के होते हैं। और दोनों ही फिल्मों में यह भी बताया गया है कि जो पुलिस वाले हैं वो राजनेताओं के चमचे होते हैं, और ये बात भी बिल्कुल सही है। तो मेरे ख्याल में जो फिल्में बनाने वाले हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जनता को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन डायलॉग्स में ये प्रॉब्लम है कि अजय देवगन ने 50% डायलॉग्स खुद के लिए बोले हैं, 50% डायलॉग्स दर्शकों के लिए बोले हैं। बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे हैं जो वो मुंह में ही बोलते हैं, खुद ही समझते हैं, खुद ही कहते हैं। और अगर अजय इस तरह से डायलॉग्स बोल रहा था कि वो खुद के ही लिए बोल रहा था, तो कम से कम डायरेक्टर को यह चाहिए था कि पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा नीचे रखता। लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक इतने ऊपर है कि अजय क्या कहता है दर्शकों को समझ में ही नहीं आता। तो कहने का मतलब यह है कि अजय के 50% डायलॉग्स आपकी समझ में आएंगे, 50% आपकी समझ में नहीं आएंगे, लेकिन बाकी सभी ने डायलॉग्स ठीक बोले हैं, वो आपकी समझ में जरूर आएंगे। पहली बात तो यह कि यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें तमन्ना फैली हुई के सॉन्ग की कोई जरूरत नहीं थी, हनी सिंह के सॉन्ग की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर फिल्म बनाने वालों को गाने डालने ही थे तो कम से कम अच्छे गाने डालते। कहने का मतलब यह है कि फिल्म का म्यूजिक बहुत ज्यादा खराब है। यह एक ऐसा म्यूजिक है कि कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो फिल्म को सपोर्ट करेगा। एक्शन फिल्म में है ही नहीं, तो ना फिल्म में म्यूजिक है, ना एक्शन है, ना कॉमेडी है। इसका मतलब यह है कि यह एक ड्राई फिल्म है, एंटरटेनमेंट जीरो है। डायरेक्टर राजकुमार गुप्ता की आखिरी अच्छी फिल्म रेड ही थी, उसके बाद जो भी फिल्में उसने बनाई है एकदम वाहियात फिल्में बनाई है। और इस फिल्म में भी राजकुमार का डायरेक्शन कोई बहुत ही कमाल का डायरेक्शन नहीं है, बस ठीक ठीक है, किसी तरह राजकुमार ने फिल्म बना दी है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो बॉलीवुड के एक्टर हैं वो इस फिल्म को देखने के बाद राजकुमार की किसी भी फिल्म के लिए हामी नहीं भरेंगे, क्योंकि ये फिल्म पहली रेड का सीक्वल है। तो जो बॉलीवुड वाले हैं वो ये उम्मीद कर रहे थे कि इस फिल्म में राजकुमार गुप्ता का डायरेक्शन बहुत ही कमाल का होगा और ये एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। अगर एक्टिंग की बात करूं तो सीनियर कल्लू भाई अजय देवगन बहुत ही बूढ़ा हो गया है, उसकी जो शक्ल पे एक नूर था वो खत्म हो गया है, दांत भी पता नहीं कैसे नीले पीले हो गए हैं, शायद पान पराग वो बहुत खाता है। कहने का मतलब यह है कि सीनियर कल्लू भाई की शक्ल पर देखा ही नहीं जाता, जो उसके साथ जूनियर एक्टर्स हैं वो उससे ज्यादा हैंडसम दिखते हैं। और पिछले 30 साल से अजय हर फिल्म में इसी तरह की एक्टिंग करता आ रहा है। अब उसकी एक्टिंग इतनी पुरानी हो गई है कि उस एक्टिंग को झेला नहीं जाता। अजय ने यह भी पूरी फिल्म सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन में की है, पूरी फिल्म में अजय का यही एक एक्सप्रेशन है।
अरे भाई साहब, इसके अलावा भी कुछ कर लेते, कोई और भी एक्सप्रेशन दे देते। भाई साहब क्या कर रहे हो भाई साहब आप? यानी कि अजय ना ही तो धाकड़ लगा है, ना ही हैंडसम लगा है, और ना ही बढ़िया एक्टिंग की है। आप जानते ही हो प्लास्टिक की गुड़िया वानी कपूर को एक्टिंग आती नहीं है, वो लड़की नहीं दिखती, बाकी सब कुछ दिखती है, तो उससे किसी भी एक्टिंग की उम्मीद करना गलत ही है। और आप यकीन कीजिए, अगर वो लड़की इस फिल्म को 100 बार देख लेगी तो उसके बाद भी उसको खुद नहीं पता चलेगा कि उसका रोल क्या है फिल्म में। वो फिल्म में ऐसे ऐसे काम कर रही है जिनसे उसका कतई कोई लेना देना नहीं है। रितेश ने अपने रोल को बहुत ही बढ़िया तरीके से निभाया है। रितेश का लुक भी बहुत बढ़िया है और रितेश ने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की है। हालांकि रितेश फिल्म का विलन है, लेकिन रितेश ही फिल्म का हीरो लगता है। मैं हमेशा ही कहता आया हूं कि रितेश बहुत ही बढ़िया एक्टर है और बहुत बड़ा स्टार बन सकता है। उम्मीद करता हूं कि रितेश आने वाले वक्त में कुछ अच्छी फिल्में करेगा और अपने आप को एक बड़ा स्टार साबित करने में कामयाब होगा। कुल मिलाकर ये एक बहुत ही एवरेज फिल्म है। ये कोई ऐसी फिल्म नहीं है जिसको देखने के बाद आप ये कहेंगे कि यार क्या कमाल की फिल्म है। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि फिल्म में एंटरटेनमेंट तो है नहीं, तो ये एक ऐसी फिल्म है जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में फिल्में देखने वालों को तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, लेकिन जो लोग मल्टीप्लेक्स में फिल्में देखते हैं, पढ़े लिखे हैं, शायद उनको ये फिल्म थोड़ी बहुत पसंद आएगी। अगर आप कल्लू भाई अजय के फैन हैं, रितेश के फैन हैं, तो आप इस फिल्म को देख सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी के भी फैन नहीं है तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, ओटीटी पर रिलीज होगी तब देख लेना। कसम से अगली खबर बहुत ही जबरदस्त है, लेकिन भाई साहब मैंने आपसे कुछ कहा था ना, कर लो सब्सक्राइब। आज की तारीख में सरकार मुंबई में वेव सबमिट कर रही है। ये क्या है? कुछ नहीं है, ड्रामा है। खाली पब्लिसिटी के लिए सरकार ये सब कुछ कर रही है। आज सरकार का इतना डर है कि अगर सरकार बॉलीवुड वालों को ये कह दे कि भाई आकर आपने टमाटर बेचने हैं तो ये टमाटर बेचेंगे, अगर ये कह दे कि आकर गाजर बेचनी है तो ये गाजर बेचेंगे, अगर सरकार इनसे ये कह दे कि भाई खेतों में आकर घास काटनी है तो ये घास भी काटेंगे। कहने का मतलब यह है कि आज की तारीख में बॉलीवुड वाले सरकार के गुलाम बन गए हैं। ठीक उसी तरह जैसे कि अंग्रेजों के वक्त में जितने भी अमीर लोग थे वो अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे, जो अंग्रेज कहते थे वही करते थे। तो इस समिट में हो क्या रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, बकचोदी हो रही है। और जो सरकार के मंत्री है वो नए नए तरीके निकाल रहे हैं पैसे लूटने के। जिस मंत्री ने इस वेब समिट को किया है उसने कहा है कि एक 400 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाया जाएगा मुंबई में। इसका मतलब यह हुआ कि उस प्रोजेक्ट पर मैक्सिमम 100 करोड़ रुपए लगेंगे, 300 करोड़ रुपए ये लोग खा जाएंगे, बात खत्म। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया कि जबकि सभी लोग इस समिट में आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो बकचोदी करेंगे, तो शाहरुख खान ने भी एक बकचोदी की है। एसआरके ने कहा है कि हिंदुस्तान की सरकार को भी वही करना चाहिए जो चाइना ने किया है। हिंदुस्तान की सरकार को भी बहुत सारे मल्टीप्लेक्सेस खोल देने चाहिए, यहां भी उतने ही मल्टीप्लेक्सेस होने चाहिए जितने कि चाइना में है। अब अगर आपको यह नहीं पता कि चाइना में कितने मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स हैं और इंडिया में कितने हैं, तो फिर तो यह बयान बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपको यह पता हो कि कितना डिफरेंस है तो फिर आप कहोगे कि भाई ये क्या बकचोदी है। मैं आपको बता दूं कि चाइना में मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स हैं 80,000 और आज की तारीख में इंडिया में मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स हैं 3,000। कहां 80,000, कहां 3,000? आप मुझे बताइए कि ये गैप कैसे भरा जा सकता है। अगले 500 साल में भी इंडिया में 80,000 मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स नहीं हो सकते। तो एसआरके के इस बयान का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। जब वहां आए हैं तो बकचोदी तो करनी है और कुछ ना कुछ कहकर अपने घर चले जाना है, क्योंकि सरकार ने बुलाया है, सरकार को खुश करना है, सरकार को दिखाना है कि देखो हम समिट में आए हैं, हमने ये बातें कही है। उन बातों का हकीकत से कोई लेना देना हो या ना हो, ये तो आप सभी जानते हैं कि कश्मीर की घटना के बाद इंडियन पब्लिक में बहुत ही गुस्सा है पाकिस्तानी एक्टरों के खिलाफ। और यही वजह है कि जितने भी पाकिस्तानी एक्टर्स हैं उनके इंस्टा अकाउंट्स इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। वो इंडिया में नहीं दिखते, सिर्फ पाकिस्तान में दिखेंगे। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि ये एक्टर्स कुछ ना कुछ बकवास कर रहे थे इंस्टा पर। ये कह रहे थे कि जो भी हुआ है गलत हुआ है, हमें इंडियन फिल्मों में काम करने दिया जाना चाहिए। सरकार ने कहा कि हमें इनकी बकवास सुननी नहीं है, बकचोदी सुननी नहीं है, इनके अकाउंट बैंड करो इंडिया में, बात ही खत्म। तो माहिरा खान का, हानिया आमिर का, फवाद खान का इन सब के अकाउंट बैन कर दिए गए हैं। अच्छा, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि 1 मई को 2 फिल्में रिलीज हुई थी, भूतनी और रेड 2। और क्योंकि रेड 2 भूतनी के साथ रिलीज हुई है तो ये देखकर संजय दत्त बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया है। संजय दत्त ने कहा है कि ये बॉलीवुड वो बॉलीवुड नहीं रहा जो पहले का बॉलीवुड था।
पहले के बॉलीवुड में सब लोग एक दूसरे की हेल्प किया करते थे। आज की तारीख में कोई भी किसी की हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है। मैं अजय देवगन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूं, उसकी फिल्मों में भी काम किया है। तो अजय को मेरी फिल्म के साथ अपनी फिल्म को रिलीज नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने अपनी फिल्म को मेरी फिल्म के साथ रिलीज करके मेरी फिल्म को बर्बाद कर दिया है, और यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इससे पता चलता है कि बॉलीवुड एक फैमिली नहीं है। संजू भाई, आप झूठ बोल रहे हो, सरासर झूठ बोल रहे हो। आपको पहले से पता है कि बॉलीवुड एक फैमिली नहीं है। बॉलीवुड में हर आदमी एक दूसरे से जलता है। बॉलीवुड वाले एक दूसरे से उसी तरह जलते हैं जैसे कुत्ते को देखकर कुत्ता जलता है। और ये बातें मैं हवा में नहीं कर रहा हूं, ये वो बातें हैं जो मैं और आप साथ में बैठकर कर चुके हैं। आपको तो पता ही है कि आपने उस एक्टर के बारे में क्या कहा था कि वो कैसे बदल गया है और एक वक्त में आपका भाई हुआ करता था, और अब फिर से आप यही कहने लगे थे कि नहीं नहीं वो तो मेरा भाई है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब फिर आप ये कह रहे हो कि अजय देवगन ने मेरी फिल्म के साथ अपनी फिल्म रिलीज करके मेरी फिल्म को बर्बाद कर दिया है। तो हकीकत ये है, सच्ची बात यही है। देखो आपको बुरा लगेगा, लेकिन भाई सच्ची बात यही है कि आप झूठ बोल रहे हो। नहीं तो आपको अच्छी तरह पता है कि बॉलीवुड में कोई किसी का नहीं है। भाई साहब, अगली खबर सुनने से पहले वो कर लो ना, सब्सक्राइब कर लो यार। बॉलीवुड में एक डायरेक्टर है पुनीत इस्सर, उसने अपना दुख बयान किया है। अब उसने कहा है कि बॉलीवुड की फिल्में नहीं चल रही है, ये कोई ऐसे ही नहीं कि भाई नहीं चल रही है, इसके लिए जिम्मेदार है बॉलीवुड वाले। इन बॉलीवुड वालों को नॉर्मल फिल्में तो बनानी ही नहीं है जिनको पब्लिक देखती है। इनको फिल्म बनानी है लेस्बियन पर, गेज पर, ट्रांसजेंडर पर। तो जब ऐसी फिल्में बनेंगी तो उन फिल्मों को कौन देखने जाएगा? और यही वजह है कि आज की तारीख में हीरो भी ऐसे लड़के बन गए हैं जो लड़कियां दिखते हैं। वो आयुष्मान खुराना हो, वो वरुण धवन हो, या राजकुमार राव हो। ऐसे लड़की जैसे दिखने वाले लड़कों के साथ बॉलीवुड वाले फिल्म कैसे बना सकते हैं? मैं पुनीत भाई के साथ पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं। भाई ये डबल ढोल की आयुष्मान खुराना कैसे हीरो हो सकता है जो लड़का कम दिखता है, लड़की ज्यादा दिखता है, जिसने 5वीं क्लास में मिठाई बांटनी शुरू कर दी थी, जिसको आज भी लड़कियां कम पसंद है, लड़के ज्यादा पसंद है। ऐसा ही घसीटा राम राजकुमार राव है। यह आदमी किस एंगल से हीरो दिखता है? इसमें कौन सा गुण है हीरो बनने का? ऐसा ही 2.5 फीट 3 इंच हाइट वाला वरुण धवन है, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पैर। बताइए वो हीरो कहां से दिखता है? उसको हीरो आप कैसे बना सकते हो? तो अगर बॉलीवुड वाले ऐसे लोगों के साथ ऐसी घटिया फिल्में बनाएंगे तो जाहिर सी बात है पब्लिक नहीं देखेगी। तो फिर बॉलीवुड वाले पब्लिक को कैसे ब्लेम कर सकते हैं कि हमारी फिल्में नहीं देख रहे हैं? अरे क्यों देखेंगे आपकी घटिया फिल्में? आमिर खान की बेटी इरा को आप सभी जानते हैं। ये लड़की मेंटली डिस्टर्ब है। ये बेचारी बीच बीच में खुद ही बताती रहती है कि मुझे मेंटल प्रॉब्लम है, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। आमिर खान भी यही कहता है कि वो डिप्रेशन में चला गया था। यानी कहने का मतलब यह है कि पूरी फैमिली को डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है। इस लड़की की उम्र सिर्फ 23 ईयर्स है, और भाई साहब जब ये 21 ईयर्स की थी तब इसने शादी भी कर ली थी। अगर आज के जमाने में एक लड़की 21 साल की उम्र में शादी कर लेती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसकी दिमागी हालत क्या हो सकती है। तो अब आमिर खान की बेटी ने कहा है कि मेरी उम्र 23 ईयर्स हो गई है और मेरे पास कोई कैरियर नहीं है, मैं घर पर बैठकर बहुत ही बोर होती हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जिंदगी में क्या कर रही हूं। इरा का यह भी कहना है कि मैं अपनी ये हालत देखकर बहुत ही ज्यादा मायूस हूं। ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह यह है कि आमिर खान ने बच्चों को टाइम ही नहीं दिया। आमिर खान तो गर्लफ्रेंड्स में बिजी था और बच्चे बेचारे खुद ही पल रहे थे। तो जाहिर सी बात है उन बेचारे बच्चों को पता ही नहीं है कि जिंदगी में क्या करना है, जिंदगी में आगे कैसे बढ़ना है। एकता कपूर ने श्रद्धा कपूर को एक फिल्म के लिए साइन किया है। इस फिल्म को कोई नया डायरेक्टर डायरेक्ट करेगा। इस डायरेक्टर का नाम है राही अनिल बारवे। बताया जा रहा है कि श्रद्धा ने इस फिल्म के लिए 17 करोड़ रुपए लिए हैं और प्रॉफिट में हिस्सेदारी ली है। अब अगर एक फिल्म में खाली श्रद्धा की फीस ही 17 करोड़ रुपए है तो इसका मतलब यह हुआ कि वो फिल्म 100 करोड़ रुपए के नीचे बनने वाली नहीं है। और इसका मतलब यह हुआ कि उस फिल्म को कम से कम 150 करोड़ रुपए का बिजनेस करना ही चाहिए, वो पैसा रिकवर करने के लिए जो फिल्म पर लगेगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि श्रद्धा कपूर की फिल्म 25-30 करोड़ रुपए के ऊपर का बिजनेस कर ही नहीं सकती, क्योंकि जो फिल्म स्त्री 1 स्त्री 2 हिट हुई है उससे श्रद्धा का कोई लेना देना नहीं है। उस सक्सेस का घसीटाराम हीरो से कोई लेना देना नहीं है। वो फिल्म हिट हुई है किसी भी हीरो या हीरोइन की वजह से हिट नहीं हुई है। तो मेरे ख्याल में एकता कपूर का डिसीजन 100% गलत है। इस फिल्म को फ्लॉप होने से कोई बचा नहीं सकता। आमिर खान ने एक इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि कोई भी इस बॉलीवुड में हीरो नहीं बन सकता अगर उसकी किस्मत नहीं है। अगर कोई बहुत हैंडसम है, बहुत ही अच्छा एक्टर है, बहुत ही टैलेंटेड है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वो एक्टर बन ही जाएगा।
किस्मत का होना जरूरी है। अगर उसकी किस्मत में होगा तभी हीरो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बहुत ही अच्छे एक्टर हो सकते हो, सारी क्वालिटीज आप में हो सकती है, लेकिन अगर किस्मत नहीं है तो आप नहीं चलोगे। और मेरे ख्याल में यहां आमिर खान 50% सही है। अगर आमिर खान को पहली फिल्म कयामत से कयामत तक ना मिलती तो आमिर आज हीरो ना होता। अगर वो फिल्म रातों रात हिट ना होती तो आज आमिर खान कहीं भी नहीं होता। तो एक्चुअली ये आमिर खान की किस्मत ही थी कि उसको वो फिल्म मिल गई थी और वो फिल्म इतनी बड़ी हिट हो गई थी, और यही वजह है कि आज आमिर खान हीरो है। यार भाई साहब, अगली खबर तो मैं बताने ही वाला हूं, लेकिन भाई साहब वो जो मैंने कहा था कर लो ना भाई सब्सक्राइब। बटले वरुण धवन का फादर डेविड धवन इतना बूढ़ा हो चुका है कि सही से चल नहीं सकता, उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता। लेकिन डेविड धवन साहब इस उम्र में एक फिल्म बना रहे हैं जिसकी शूटिंग चल रही है यूके में। एक्चुअली नाम डेविड धवन का है, लेकिन डायरेक्शन रोहित धवन कर रहा है, यानी कि वरुण धवन का बड़ा भाई। इस फिल्म की हीरोइन है पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर। ये एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। ये वैसी फिल्म है जैसे कि काफी दिनों पहले डेविड धवन साहब ने एक और फिल्म बनाई थी वरुण धवन के साथ। वो फिल्म उस वक्त ठीक ठीक चल गई थी, लेकिन आज की तारीख में वरुण धवन का कैरियर इतना बर्बाद हो चुका है, इतना खराब हो चुका है कि आज की तारीख में किसी को वरुण की फिल्म देखनी नहीं है। तो जाहिर सी बात है यह फिल्म चलने वाली नहीं है। इस फिल्म के निर्माता है टिप्स वाले। अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल 5 6 जून को रिलीज होने वाली है और इस फिल्म का आज पहला गाना रिलीज किया गया है। इस फिल्म को गाया भी हनी सिंह ने है, कंपोज भी हनी सिंह ने किया है, लिखा भी हनी सिंह ने है, यानी कि इस गाने का सब कुछ इसी छिछोरे घटिया अश्लील आदमी ने किया है। ये वही आदमी है जिसने हिंदुस्तान के म्यूजिक को बर्बाद किया है। हाउसफुल 5 की स्टार कास्ट बहुत बड़ी है, तो जाहिर सी बात है इस गाने में सभी एक्टरों को दिखाया गया है, लेकिन गाना उतना अच्छा नहीं है। लेकिन जो पिक्चराइजेशन है वो अच्छा है, कलरफुल है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये गाना चल जाए। बॉलीवुड में एक अनपढ़ गंवार गधे की तरह हिनहिनाने वाला सिंगर है मिक्का सिंह। वो जब भी कोई इंटरव्यू देता है मेरे बारे में बात करना नहीं भूलता, क्योंकि उसको पता है कि टीआरपी कहां से मिलेगी। टीआरपी तभी मिलेगी जब केआरके का नाम लेगा। अगर केआरके के बारे में बात नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है उसका इंटरव्यू कोई देखने वाला है नहीं, टीआरपी मिलने वाली है नहीं। तो जानबूझकर जबरदस्ती कुछ ना कुछ मेरे बारे में बात करता है, और जो भी कोई इंटरव्यू लेने वाला होता है उससे बाकायदा कहता है कि भाई केआरके के बारे में जरूर पूछना। अगर केआरके के बारे में आपने ना पूछा तो फिर इंटरव्यू में मजा नहीं आएगा। आप सभी जानते हैं कि पॉडकास्ट करने वालों की आज की तारीख में इंडिया में भरमार है। तो मिक्का ने एक और इंटरव्यू दिया है और उसमें कहा है कि केआरके को मैंने कॉल किया था, केआरके को मैंने बहुत धमकाया, केआरके को मैंने बहुत बुरा भला कहा, और केआरके ने डर की वजह से मुझे कहा कि मैं तो दुबई रहता ही नहीं हूं, मैं तो लंदन रहने लगा हूं। अरे भाई, अगर वो दुबई रहता है तो मैं कौन सा दुबई जाकर उसको पीट रहा हूं। अब आप लोग मुझे बताइए कि मैं 30 साल तक दुबई में रहा, तो क्या उन 30 साल में ये लुक्खा कभी दुबई आया और मुझे पीट कर गया? और इस लुक्खे को तो दुबई का नाम भी नहीं लेना चाहिए, वही दुबई जहां ये 2 बार जेल जा चुका है। अरे कुछ तो शर्म कर भाई साहब, कुछ तो मर्यादा रख। इसके बाद इस अनपढ़ गंवार लुक्खे गधे की तरह हिनहिनाने वाले सिंगर ने यह भी कहा कि मुझे जब भी केआरके मिलेगा एक थप्पड़ तो मारूंगा। बताओ, वो लोग भी मुझे थप्पड़ मारने के सपने देख रहे हैं जो मेरे सामने खड़े होकर पैंट में मुद्द देते हैं। आप अंदाजा लगाओ, मतलब क्या क्या देखना पड़ेगा, एक ही जीवन में क्या क्या सुनना पड़ेगा, कैसे कैसे चूतियों को झेलना पड़ेगा एक ही जीवन में यार। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि अगर मिक्का मेरे बारे में बात नहीं करेगा तो बेचारे को पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, और जो दिखता है वही बिकता है। पब्लिसिटी नहीं मिलेगी तो कोई गाना नहीं देगा। तो अगर मेरा नाम लेने से इस बेचारे को पब्लिसिटी मिलती है, इसको काम मिलता है, तो ठीक है। और जो पॉडकास्ट कर रहा था, इसका इंटरव्यू ले रहा था, उस बेचारे के बारे में तो मैं क्या ही कहूं। देखो, वो भी मुंबई आया है फेमस होने के लिए, उसको भी ये चाहिए कि उसको भी दुनिया जाने, वो भी 2 पैसे कमा सके। हर आदमी जिंदगी में कुछ कमाना चाहता है, तो ठीक है। अगर मेरा नाम लेने से, मेरे बारे में बात करने से उसको टीआरपी मिलती है, उसको 2 रुपए मिलते हैं, तो ठीक है भाई, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, जिसको किसी ने नहीं मारा था, जिसने खुदकुशी कर ली थी, अभी अभी एकदम अभी अभी बिल्कुल एक नई खबर आई है भाई साहब। ये मैंने आपको बताया ही है कि बुढ़ऊ एक और फिल्म बना रहा है जिसमें जहीर को लिया गया है और अरबाज खान के बेटे अरहान को लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन अभी अभी खबर आई है कि अरबाज खान ने बुढ़ऊ से मना कर दिया है कि मैं अपने बेटे को इस फिल्म में काम नहीं करने दूंगा। अरबाज का कहना यह है कि अगर आपकी फिल्म ना चली तो मेरे बेटे का कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। और मेरे ख्याल में यह अरबाज ने जो काम किया है बिल्कुल सही किया है। अरबाज बाप है और उसको अपने बेटे का अच्छा बुरा सोचने का पूरा हक है।
अरबाज को अच्छी तरह पता है कि अब बुढ़ऊ की कोई फिल्म चल नहीं सकती, बुढ़ऊ की अगर कोई भी फिल्म आएगी तो वो डिसास्टर ही होगी, और अगर उस फिल्म में अरबाज का बेटा काम करेगा तो उसका कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो मैं अरबाज के इस फैसले को बिल्कुल सही मानता हूं। अरबाज ने बहुत अच्छा किया कि अपने बेटे के कैरियर को बचा लिया, क्योंकि सब जानते हैं कि आज तक बुढ़ऊ ने जिसको भी लॉन्च किया उसका कैरियर उसी फिल्म के साथ बर्बाद हो गया, उसको कभी दूसरी फिल्म नहीं मिली। और यह भी पूरी दुनिया जानती है कि बुढ़ऊ की जो भी फिल्म आएगी वो डिसास्टर ही होगी, उसको डिसास्टर होने से कोई बचा नहीं सकता। तो जब बुढ़ऊ के फैमिली वालों ने ही ये मान लिया है कि उसका कैरियर खत्म हो गया है, अब उसकी फिल्म नहीं चलेगी, तो पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। ये मैं आपको बता ही चुका हूं कि पब्लिक में बुढ़ऊ का कैरियर खत्म हो गया है, पब्लिक को बुढ़ऊ की फिल्म नहीं देखनी है, और यही वजह है कि अब बुढ़ऊ को फिल्म नहीं करनी चाहिए, आराम से घर पर बैठना चाहिए 2-4 साल, उसके बाद सोचना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपने देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।